हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के होम साइंस के बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था होम साइंस का, जिसका नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो जन पोषण तथा स्वास्थ्य की जो शुरुआती टॉपिक की जो वीडियो है वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने स्टार्टिंग के टॉपिक कवर किए हैं, यानी कि जन पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित कि जन पोषण का मतलब क्या होता है तथा उससे होने वाली कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो पोषण से होती हैं तथा और उसको कौन कौन से कारक हैं। तो इन टॉपिक पे हम बात कर चुके थे ऑलमोस्ट। आज जिन टॉपिक पे हम बात करेंगे वो कुछ नए टॉपिक है जो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है एंड नॉलेजेबल भी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में आप सभी जानते हैं कि आपका समय कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अपने समय को बचाते हुए तथा जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर रही हूँ उन्हें समय से देखते हुए अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप समय से वीडियो देख पाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं टॉपिक का बताती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें से 3 जो टॉपिक थे वो हम इससे पहले जो लेक्चर लिया उसमें कवर कर चुके हैं। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक है उनको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे पोषण समस्याओं के समाधान के लिए कार्य नीतियाँ। उसके बाद फिर आप कार्यक्रम की बात करेंगे और फिर पोषण से या उनसे बचने से संबंधित जो चल रहे कार्यक्रम हैं, तो नीतियाँ, कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य, इन टॉपिक पे आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग समझ पाएंगे कि अभी यानी कि इतने समय में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक कौन कौन से कार्यक्रम आए हैं, कौन कौन सी नीतियाँ आई हैं और कौन कौन से अभी ऐसे कार्यक्रम हैं जो अभी वर्तमान समय में चल रहे हैं, ताकि आप लोग भी उनसे परिचित हो सके और आप लोगों को पता रहे कि ये कार्यक्रम इस बीमारी से संबंधित है, और आप लोग भी जान सके कि अगर ये कार्यक्रम होते तो वाई अगर आपके आस पड़ोस में या कोई भी किसी प्रॉब्लम में है तो आप उनकी हेल्प कर सकें। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और इसमें आप जान भी सकेंगे अपने गवर्नमेंट के बारे में कि कौन सी किस गवर्नमेंट ने कितने ज़्यादा बेनिफिशियल लोगों के लिए योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम चलाए हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कार्य नीतियाँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक देश जो होता है, क्योंकि भारत में ना अशिक्षा के कारण और गरीबी के कारण पोषण से संबंधित काफ़ी सारी आप जानते हैं कि बीमारियां उत्पन्न हो चुकी हैं। तो उन बीमारियों को देखते हुए जो सरकार है, जो एक देश की गवर्नमेंट होती है, वो कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ चलाती है तथा ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाती है जिससे वो अपने नागरिकों को स्वस्थ रख सके तथा उन्हें पोषण युक्त आहार की पूर्ति करा सके। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने काफ़ी सारी ऐसी नीतियाँ लाई हैं। तो पहले हम समझते हैं कि जो पोषण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनका उन्मूलन जो है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो आज हमारे देश में कुपोषण उन्मूलन राष्ट्रीय स्तर की एक पोषण संबंधी नीति का मुख्य हिस्सा है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पोषण जो है और पोषण से होने वाली या फिर कुपोषण जो है वो एक ऐसा विषय नहीं रहा है जो केवल क्षेत्रीय स्तर पर हो। वो एक ऐसा वो बस विषय बन चुका है जो राष्ट्रीय स्तर पर उभर चुका है। तो जब वो राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा उसने जब रूप ग्रहण कर लिया है, तो इसको क्या कर दिया कि इसको राष्ट्रीय स्तर की पोषण संबंधी जो नीतियां हैं उसका एक मुख्य हिस्सा बना दिया गया है। क्योंकि अगर किसी देश के लोग कुपोषित होंगे, यदि उनको आहार में मिलने वाले पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं मिलेंगे, तो वो जो लोग हैं वो कुपोषित हो जाएंगे, वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे और जो एक देश की आर्थिक प्रगति है वो रुक जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक देश की आर्थिक प्रगति में उसके जो नागरिक हैं वो कितना ज़्यादा सहयोग करते हैं। क्योंकि नागरिक अगर स्वस्थ हैं, यदि वो स्वस्थ हैं और अपने काम को सही प्रकार से कर पा रहे हैं, तभी एक देश जो है वो आर्थिक प्रगति कर सकता है, वरना उसको काफ़ी अड़चनें आएंगी आर्थिक प्रगति करने में। तो अगर हम आज के समय में देखें तो जो कुपोषण है वो एक राष्ट्रीय स्तर की पोषण संबंधी नीतियों का एक मुख्य हिस्सा है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पोषण संबंधी नीतियाँ बनती हैं
उनको कुपोषण को ध्यान में रखते हुए बनती हैं कि भारत में किस प्रकार से कुपोषण को कम किया जा सके। इस उद्देश्य से कार्य करते हुए भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई। इसी को देखते हुए क्या किया, भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति अपनाई, जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि जब ये इस सारी चीज़ों का सर्वे किया गया, एनालाइज किया गया, तो देखा कि भारत में, क्योंकि 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, तो अगर आप कुछ समय पहले की अगर रिपोर्ट्स देखेंगे, हालांकि कुपोषण की जो दर है उसमें पहले से कुछ कमी आई है, लेकिन 90s के समय में हम देख सकते हैं कि उस समय थोड़ा ज़्यादा ही ये चीज़ थी। तो क्या था, सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए 1993 में वो एक पॉलिसी लाती है, जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। ये जो पोषण नीति थी उसको नाम दिया गया था राष्ट्रीय पोषण नीति, NNP। ये क्या थी, एक कुपोषण की चौतरफा समस्या को कम करने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति को प्राप्त करने के लिए अंतर क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती थी। यानी कि जो ये नीति लाई गई, ये क्या थी, ये एक राष्ट्रीय पोषण जो नीति है वो उसका ही एक किस्सा था। ये क्या था, कुपोषण की चौतरफा समस्या को कम करने के लिए। चौतरफा यानी कि आप देखते हैं कि जो पोषण की कमी है, कुपोषण किससे होता है कि हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति ना होना, जिसके कारण ही हम कुपोषित होते हैं। तो कुपोषण यानी कि जितने भी नागरिक हैं या जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीब है, जो आहार तथा ऐसे आहार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिसमें पोषक तत्व हो, उनको उसकी प्राप्ति कराना तथा लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम, जो लोगों का स्वास्थ्य है और लोगों के लिए स्वास्थ्य की उत्तम स्थिति को प्राप्त कराने के लिए एक क्षेत्रीय नीति का समर्थन करती है। इसमें जो, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे नीतियाँ कि भारत सरकार ने अभी तक कौन कौन सी ऐसी नीति अपनाई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नीति की बात करेंगे पहले हम, फिर हमारा होगा कार्यक्रम। तो पहले हम नीतियों की बात कर लेते हैं कि अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से नीतियाँ लेकर आई है। अगर हम पहली नीति की बात करें तो आपकी जो पहली नीति है वो है मिड डे मील स्कीम, जिससे आप सभी परिचित हैं तथा ये वर्तमान समय में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब से ये स्कीम लागू हुई है तब से लेकर अब तक ये जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसमें कोई अड़चनें नहीं आई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये चल रही है। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में आप और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। मिड डे मील स्कीम जो आज भी विद्यमान है। तो ये मिड डे मील जो स्कीम है वो क्या है, केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत क्या था कि स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के जो बच्चे थे उनको पोषक युक्त भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं, आप गवर्नमेंट स्कूल या फिर अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो एक बार कभी आप विज़िट करके देखेंगे वहाँ पे, तो देखेंगे वहाँ पे जो 6 क्लास तक स्टूडेंट होते हैं, आई थिंक अब तो ये बढ़ाकर 8 तक हो गया है, 8 तक के जो स्टूडेंट होते हैं उनको निःशुल्क भोजन प्राप्त कराया जाता है। और जो वो भोजन होता है वो उसमें भी ऐसा भोजन उपलब्ध कराया जाता है उन्हें, ताकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक हो और जो बच्चे हैं वो कुपोषित ना हो सके। तो ये एक जो मिड डे मील की योजना थी वो केंद्रीय सरकार द्वारा लाई गई थी, इस बात को आप याद रखिए। और इसके अंतर्गत क्या था कि जो स्कूल में पढ़ रहे छोटी कक्षा वाले जो बच्चे थे उनको पोषक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण पाना, ये जो मिड डे मील स्कीम थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आयरन और प्रोटीन, विटामिन, ये सारे सूक्ष्म, मतलब प्रोटीन में भी और विटामिन में भी काफ़ी सारे, ऐसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं, फॉलिक। तो इनकी कमी पर नियंत्रण पाना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयरन की कमी से ना बच्चों में एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने उनको गोलियां प्रोवाइड कराई। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आप। नियंत्रण पाना, बच्चे, गर्भवती महिला और धात्री जो माताएं होती हैं उसमें लौह तत्व, विटामिन ए और फॉलिक अम्ल और आयोडीन की कमी के लिए पूर्ति आवश्यक कदम उठाना। तो इस योजना का एक और ये उद्देश्य था कि जितनी भी महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं तथा बच्चे हैं, उनमें लौह तत्व और विटामिन ए तथा फॉलिक अम्ल की पूर्ति कराना।
ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप देखेंगे तो आपको हर वेडनेसडे को, या काफ़ी बार वैसे तो वेडनेसडे ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई और डे को आपको एक मेडिसिन दी जाती थी लंच होने के बाद। वो मेडिसिन जो होती थी वो आयरन और फॉलिक की होती थी, ताकि बच्चों में आयरन की कमी ना हो सके, क्योंकि आयरन से होने वाली जो बीमारी है एनीमिया, वो बहुत डेंजरस है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया कार्यक्रम कि बच्चों को लंच के बाद उनके मिड डे मील में एक आयरन तथा फॉलिक की गोली जो है वो ऐड की जाए। उसके बाद क्या हुआ, पूरक पोषक तत्वों की मुफ्त गोलियां वितरित की गई और संवेदनशील वर्गों में सूक्ष्म पोषक की कमी पर नियंत्रण पाया गया। तो ये मिड डे मील स्कीम थी, उसके बताया है कि वो क्या स्कीम थी, उसके क्या उद्देश्य थे तथा उसके अंतर्गत और क्या क्या किया गया। नेक्स्ट जो स्कीम है आपकी वो है डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज़। तो डाइट या फिर मतलब आहार पर आधारित जो रणनीतियाँ होती हैं, स्ट्रैटेजीज़, तो इसके अंतर्गत क्या था कि ये एक प्रकार की निवारक और व्यापक कार्यनीति थी। यानी कि ये क्या थी, एक प्रिवेंटिव और कॉम्प्रिहेंसिव कार्यनीति थी, जिसके अंतर्गत पोषण संबंधी जो समस्याएं हैं उनके निपटने के लिए भोजन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। तो आप सभी जानते हैं, अगर हमें पोषण से संबंधित बीमारियों से निपटना है तो उसके लिए हमें भोजन को एक प्रमुख माध्यम बनाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन ही तो है ना कि अगर आप सही मात्रा में भोजन, या फिर आप ऐसा भोजन या उचित भोजन नहीं ले रहे हैं जिसमें सभी पोषक तत्वों की कमी नहीं है, तो आप कुपोषित होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं आपके। लेकिन क्यों? क्योंकि भोजन ही तो एक माध्यम है ना जिससे आपको पोषक तत्वों की प्राप्ति भी होगी और नहीं भी। तो एक प्रमुख, यानी कि भोजन को एक प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। और ये जो रणनीति थी वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए शुरू की गई थी। ये जो डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ जो नीति है वो किसके लिए, मेन इसका मोटिव था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को रोकने के लिए। यानी कि बच्चों को, या फिर जो गरीबी रेखा से कम या जो ज़्यादा निर्धन परिवार हैं, उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित जो आहार है या फिर कुछ मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराई जाए। सूक्ष्म पोषक तत्वों से समृद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और उपभोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित जो आहार हैं ये उनको बढ़ाती है तथा उपभोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मेन मोटिव था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को रोकना। और ये जो थी इसके अंतर्गत क्या था कि पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए भोजन को एक प्रमुख माध्यम बनाया, कि हम भोजन में ही चेंजेस लाएंगे। हम अगर पहले कुछ और दे रहे तो उसमें कुछ थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ और परिवर्तन लाके उन बच्चों को देंगे, ताकि जो वो बच्चे हैं उनको सही भोजन उपलब्ध हो सके और उनके जितने भी सूक्ष्म तत्वों की उनकी बॉडी में आवश्यकता है वो सभी उनको प्राप्त हो सकें। ये आपकी सेकंड स्ट्रैटेजी थी, पॉलिसी थी। थर्ड पॉलिसी इज़ पोषण आधारित या औषधीय दृष्टिकोण। तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा है औषधीय दृष्टिकोण, ये भी एक्चुअली जितने भी आप पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं वो समय समय पर तो आई हैं सारी, बस थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों में ना कुछ कुछ चेंज होते गए। बाकी मेन मोटिव सबका यही था कि पोषण को जितने भी लोग हैं गरीबी रेखा से या कुपोषित लोग, उनको पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। तो उनमें से भी एक नीति ये थी कि पोषण आधारित या फिर औषधीय दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत क्या था कि इस कार्यनीति के अंतर्गत उन लोगों को जिनमें किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की संभावना होती है या कमी होती है, उनको न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या था कि ऐसे लोगों के एक सर्वे किया गया। तो उस सर्वे के माध्यम से पता लगाया गया कि जिन लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है या फिर संभावना है कि इसके अंदर ये कमी है तो आगे जाके डिजीज़ से हो सकती है, उन लोगों को क्या किया गया, उन लोगों को न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स दिए गए। ठीक है, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों से युक्त जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराए गए। भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्व की कमी के लिए उपयोग की जाने वाली एक अल्पविधि कार्यनीति है। यानी कि आप सभी जानते हैं भारत में जो विटामिन ए और लौह तत्व की कमी के लिए, तो जैसे कि आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से हमारी आइज़ पे कितना इफेक्ट पड़ता है, केरेटोमेलेशिया और भी बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। और लौह तत्व की कमी से आप सभी जानते हैं कि एनीमिया नामक एक मुख्य रोग है जो
होता है। तो इसको मतलब तत्वों के उपयोग के लिए की जाने वाली एक अल्पविधि कार्यनीति थी। और सबसे प्रमुख समस्या इसमें था निर्धारित करना कि इसमें एक्चुअली जो ये नीति लाई गई उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि निर्धारित करना मुश्किल होता है कि कार्यक्रम में किस सूक्ष्म पोषक तत्व को विशेष ध्यान की आवश्यकता है तथा किसे नहीं। यानी कि आपने देखा कि ये जो नीति थी इसमें क्या था कि ऐसे लोगों की पहचान करना जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। अब प्रॉब्लम ये आई समय के साथ कि कभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को निर्धारित करने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी आने लगी कि कौन से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो विशेष की श्रेणी में आएंगे तथा कौन से विशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम का हिस्सा बना। बाकी आप ये 3 पॉलिसीज़ याद रखिए, जिसमें से आपकी पहली थी मध्याह्न में यानी कि मिड डे मील स्कीम, सेकेंड डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रैटेजीज, थर्ड इज़ पोषण आधारित या औषधीय दृष्टिकोण। अब आपने तीनों पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं एक बार कार्यक्रम की, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये तो जो पॉलिसीज़ होती है, जो पॉलिसी आप सभी जानते हैं कि पॉलिसी एक लंबे समय के लिए होती है, ठीक है, जबकि जो कार्यक्रम होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, वो कुछ समय के लिए चलाए जाते हैं ताकि उस क्षेत्र के, उस राज्य के जो कुपोषित, बीमार, जो रोगी जो लोग हैं वो ठीक हो सकें। तो कार्यक्रम जिसमें आपका पहला आता है आहार पूरक कार्यक्रम। बात करें अगर आहार पूरक कार्यक्रम की तो इसे इंग्लिश में फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत था कि जो स्कूली बच्चे थे यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चे थे उनकी पोषक स्थिति में सुधार करके स्कूल में बच्चों की उपस्थिति में वृद्धि करना और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाना था। यानी कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया उसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी पोषक स्थिति यानी कि जो पोषक तत्वों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना और जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उनको उनकी दर में कमी लाना तथा बच्चों की स्कूल में उपस्थिति को बढ़ाना। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक अगर पहले के समय में, अगर पहले नहीं तो अगर आप कुछ ऐसे क्षेत्र देखेंगे, कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ देखेंगे जहाँ पे बच्चे इसलिए जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी है कुछ क्षेत्रों में और इतनी ज़्यादा निर्धनता है कि वहाँ पे बच्चों को केवल मतलब उनको जो रेगुलर डाइट होती है एक्चुअली वो भी उनको नहीं प्रोवाइड कराई नहीं जाती क्योंकि इतने ज़्यादा गरीबी है। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे जो होते हैं कभी कभार इस कारण से भी स्कूल में जाते हैं कि उनको आहार मिलेगा वहाँ, यानी कि उनको भोजन मिलेगा, इस चीज़ को सोचते हुए वो स्कूल जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम था वो इसीलिए चलाया गया था ताकि स्कूलों में बच्चों की संख्या अत्यधिक हो सके तथा जो स्कूल बच्चे छोड़ चुके हैं उनकी दर में कमी आ सके। क्योंकि अगर बच्चों को पता चलेगा या जो भी निर्धन परिवार है उनको ये पता चलेगा कि स्कूल में आपसे भोजन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो बच्चों को और अप्रिशिएट करेंगे कि आप जाइए स्कूल में। इसी के साथ उनकी शिक्षा भी उनको प्राप्त होगी तथा वो एक विकास की ओर अग्रसर होंगे। इसीलिए तो ये आहार जो पूरा कार्यक्रम था वो पोषक स्थिति में सुधार के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था बच्चों की पोषण संबंधी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें सेम मिड डे मील नहीं आता, कभी भी हर डे चेंज होके आता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये इसीलिए किया गया था ताकि क्योंकि एक दिन अगर एक ही आहार हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं तो पोषक तत्व यानी कि हमें केवल एक ही पोषक तत्व की प्राप्ति होगी, अलग अलग, जबकि आप जानते हैं कि हमें प्रतिदिन अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, ये आहार पूरक कार्यक्रम लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों की पोषण संबंधी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं यानी कि उनको प्रोटीन, विटामिन, कैलोरी जो चाहिए होती है उसके अनुरूप प्रतिदिन भोजन उपलब्ध कराना। जैसे अगर आज उनके स्कूल में राजमा चावल आ गए हैं तो हो सकता है कल उनके डाइट में कुछ और आ जाए। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, उनकी डाइट में एक्चुअली थोड़ा मॉडिफाई भी हो जाएगा एंड उनको जो पोषक तत्व प्राप्त होने हैं वो भी हो जाएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है कुछ अन्य आहार पूरक कार्यक्रम, जिसमें आपका पहला है विशेष पोषण कार्यक्रम। तो पहला आपने पढ़ा आहार पूरक कार्यक्रम, अब आपका है कुछ और ऐसे प्रोग्राम्स चलाए गए थे जिसमें से एक है विशेष पोषण कार्यक्रम।
विशेष पोषण जो कार्यक्रम है, जिसे इंग्लिश में आप स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी कहते हैं, ये स्कूल जाने वाले बच्चों को फॉलिक एसिड और विटामिन ए की गोलियां इसके अंतर्गत दी गई थी। यानी कि ये अब कार्यक्रम आता है। पहले तो आपने वो पढ़ा कि बच्चों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना। अब एक और कार्यक्रम आता है कि बच्चों को फॉलिक और विटामिन ए की गोलियां प्रोवाइड कराई जाएं। ये कौन सा कार्यक्रम होता है? स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। उसके बाद एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम था बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसे आप BNP भी बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 3 से जो 5 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता का 1/3 प्रोटीन आदि आवश्यकताओं में उपलब्ध कराना। यानी कि जैसा कि आप प्रोटीन, क्योंकि 3 से 5 वर्ष की जो आयु वाले बच्चे होते हैं उनको प्रतिदिन काफ़ी सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि उनको ऊर्जा तथा प्रोटीन की आदि जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। यानी कि इस कार्यक्रम के तहत कुछ ऐसे उनको ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए गए जिससे उनकी जो एनर्जी थी और उनको जो प्रोटीन लेवल था वो थोड़ा बढ़ सके। उसके बाद आपका है नेक्स्ट जो वो है इसी के अंतर्गत व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यानी कि गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम। क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे कुछ जिसको सर्वे किया गया कि वहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यानी कि उनके पास कुछ नॉर्मल खाने के लिए भी नहीं था। नॉर्मल इन द सेंस कि सामान्य, जैसे कि आप सभी जानते हैं गेहूँ, चावल वगैरह। तो इसी को देखते हुए एक और कार्यक्रम आया जिसे गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम कहा गया। इसके अंतर्गत क्या था कि जो पूर्व विद्यालय, यानी कि जिन बच्चों ने स्कूल पास आउट कर लिया है, मान लीजिए अगर कोई स्कूल 10th तक है, अगर जिन स्टूडेंट ने 10th पास आउट कर लिया है और जो गर्भवती महिलाएं थी तथा जो धात्री माताएं थी, ये उनके लिए था। इसके अंतर्गत क्या था कि उनको स्कूल में बुलाकर गेहूं जो था वो उनको उपलब्ध कराना। ठीक है। उसके बाद था नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है, चौथा प्रोग्राम नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, जो 2017 में शुरू किया गया था। ये जो कार्यक्रम था वो बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने का इसका मुख्य उद्देश्य था और बच्चों तथा माताओं में एनीमिया को कम करने का उद्देश्य था। यानी कि ये जो प्रोग्राम था वो बेसिकली बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तथा जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए था, ताकि उनकी जो पोषण की जो स्थिति है और एनीमिया की जो स्थिति है उसमें कमी लाई जा सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो एनीमिया होती है, जो लौह तत्व की कमी से होती है बेसिकली, या आयरन की कमी से, ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं थी उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाया गया तथा उनका उद्देश्य था कि वो बच्चों और महिलाओं में एनीमिया है उसकी कमी को रोक सकें। ये आपके कुछ 4 अन्य प्रोग्राम हो गए हैं। इसके अतिरिक्त एक और प्रोग्राम था जिसका नाम था खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। तो जैसा कि आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो आपका पहला प्रोग्राम था वो था जन वितरण प्रणाली। अभी आप सभी देखते हैं अपने आसपास, या अगर कभी आपने देखा ना, राशन की शॉप्स होती हैं। राशन की शॉप पे क्या होता है कि एक कार्ड बना होता है। हर महीने जितने भी कार्ड धारक होते हैं वो उस शॉप पे जाते हैं, उनको कम पैसे में गेहूं, चावल, जो मूलभूत अनाज होता है वो उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये क्या था, ये एक जन वितरण प्रणाली थी जिसके अंतर्गत लोगों को, यानी कि जो एक नागरिक थे जो एक निर्धनता रेखा होती है उससे, मतलब जिनकी पारिवारिक आय और जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली थे उनके लिए एक सरकार ने कार्यक्रम लॉन्च किया, जन वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत उनका राशन कार्ड बनाया गया और उन्हें सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके बाद आती है दूसरी योजना जिसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना। इसके अंतर्गत क्या था, अब ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो योजना है, ये जो योजना थी वो ऊपर वाली योजना से थोड़ी सी भिन्न है, बाकी सब कुछ सेम है। जो जन वितरण प्रणाली थी वो सभी के लिए थी, यानी कि सभी को सस्ते दामों पर
खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। लेकिन जब अंत्योदय अन्न योजना आ जाती है, क्योंकि कुछ फैमिली इतनी ज़्यादा गरीब थी जिनके पास एक होता है ना सामान्य धन भी नहीं था, तो उनकी स्थिति को देखते हुए उनके जब ये एनालाइज किया गया, सर्वे किया गया कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी मौजूद है जो अत्यधिक गरीब हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार एक अंत्योदय अन्न योजना लेकर आती है, जिसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार थे उनको 2 से 3 रुपए में गेहूँ तथा अन्य अनाज उपलब्ध कराया गया। उसके बाद आती है आपकी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा जो योजना थी उसमें क्या था, उसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक थे, ठीक है, उनको वृद्धावस्था पेंशन योजना का वो लाभ नहीं ले पाते थे। तो क्या होता था, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक थे, जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं ले पाते थे, ये जो योजना थी वो बेसिकली उन लोगों के लिए थी। उसके बाद आता है आपका हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले नीतियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कार्यक्रम कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च कर चुकी है। अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है जन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य, तो जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्वास्थ्य से संबंधित। तो हम जानेंगे स्वास्थ्य पहले तो होता क्या है, हेल्थ केयर, उसके बाद कौन कौन सी स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं होती हैं, क्योंकि आप सभी देखा होगा ना आपने, आपको जब कोई बड़ी डिजीज़ होती है तब आप नॉर्मली अपने मतलब बड़ी डिजीज़ होती है तो आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर आपको कोई ऐसे ही कोल्ड है या फीवर है तो आप अपने आसपास के क्लिनिक में दिखा लेते, तो इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य का मतलब जानते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य एक मूलभूत मानव अधिकार है, बिल्कुल। हर सरकार का ये दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा सके। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि एक स्वास्थ्य जो है वो एक मानव का मूलभूत अधिकार है, और हर गवर्नमेंट जो होती है, हर एक देश की गवर्नमेंट की उसका जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य की देखभाल जो है वो उपलब्ध करा सके। तो आप सभी जानते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है आज, तो हम डायरेक्टली किसी भी हॉस्पिटल में, या जब सरकार कोई कार्यक्रम लॉन्च करती है तब आपने देखा ना काफ़ी बार टीबी जो एक डिज़ीज़ है उसके कैंप लगते हैं, कैंसर के कैंप लगते हैं, काफ़ी बार आँखों के कैंप लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं ताकि वो अपने लोगों को स्वस्थ रख सकें। जो लोग भी दूर नहीं जा सकते हैं, आपने देखा होगा ना काफ़ी बार उनके आसपास ही कैंप लगवा दिए जाते हैं ताकि उन लोगों को उस चीज़ की उसका बेनिफिट हो। तो ये क्या है, ये एक सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं जो उसके नागरिकों को स्वस्थ रखने के लायक बनाती है। फिर भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, अब आप सभी जानते हैं, जिसमें आपकी पहली जो सेवा है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, प्राइमरी हेल्थ सर्विस। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह जो सेवा है वो सरकार द्वारा लगभग सभी गांवों और जिलों में उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत होता है कि जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टर होते हैं वो लोगों से निःशुल्क स्वास्थ्य तथा जांच सामान्य बीमारी का इलाज करते हैं। अब आप सभी ने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ तो ऐसे प्राइवेट क्लिनिक हैं, बट गवर्नमेंट, अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे ना मतलब सरकार द्वारा ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना कुछ हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं वो खुलवाए गए होते हैं जो कि निःशुल्क होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो वहाँ पे जितने भी डॉक्टर होते हैं वो लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं, और जो वो इलाज करते हैं वो सामान्य बीमारियों से संबंधित होता है। तो प्राइमरी जो हेल्थ सर्विस है उसके अंतर्गत क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो जिलों में और गाँव में ना फ्री में सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें उस गांव के या उस ज़िले के जो रहने वाले लोग हैं वो उन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सके और अपना इलाज करा सके। उसके बाद आपका जो सेकंड स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिसे आप सेकेंडरी हेल्थ सर्विस भी कह सकते हैं। सेकेंडरी हेल्थ सर्विस, इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिन्हें
जिनके लिए रोगी को विशेष जांच कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कुछ कैटेगरीज हमने डिवाइड की थी, जैसे कि आपने फीवर, कोल्ड, ये जो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी जो हल्के फुल्के बीमारी हैं, वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ सर्विस के अंतर्गत आती हैं, जिनको फ्री में जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं वो निःशुल्क जिनका इलाज कर देते हैं। बट कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जिनके लिए रोगी को विशेष जांच की ज़रूरत होती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना होता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध जो डॉक्टर होते हैं वो रोगी को बड़े अस्पताल में जाने की सलाह देते हैं, और जहाँ पर उसके इलाज के लिए सभी जो सुविधाएँ हैं और विशेष डॉक्टर जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। अब मान लीजिए किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो प्राइमरी हेल्थ सर्विस में जाता है, या फिर जो नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं उनके पास जाता है। वो क्या करेंगे, वो इसको सेकेंडरी हेल्थ सर्विस यानी कि जो उच्चतर जो अस्पताल होंगे उसमें उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सुविधाएं भी काफ़ी अच्छी होंगी और वहाँ पे उसे विशेष और उस जो भी उसे रोग है उसके डॉक्टर भी मिलेंगे। तो ये सारी आती है माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत। उसके बाद आपका आता है लास्ट स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस। स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि रोगी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों से विशेषज्ञों द्वारा जांच, इलाज और देखरेख को शामिल किया गया है। यानी कि क्या होता है, इसमें रोगी जो होता है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे या फिर जिला से सीधे जो विशेष अस्पताल होते हैं तथा विशेष जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी जांच में, इलाज में और देखरेख में भेज दिया जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर की भी काफ़ी बार कैटेगरी होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस होती है इसमें जो उच्च से भी उच्चतर जो अस्पताल होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं तथा उनकी देखरेख में जो रोगी होता है उसको रखा जाता है। इस प्रकार की जो स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत गंभीर रोगों की जाँच के लिए MRI, कैट स्कैनिंग आदि के लिए बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल में जांच, इलाज के लिए रोगी को भेजा जाता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप सभी जानते हैं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी बार ना कुछ लोग ऐसी जगहों से दिल्ली, मुंबई में आते हैं क्योंकि यहाँ पे बेस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो इसीलिए काफ़ी बार क्या होता है, जब वो वहाँ जाते हैं तो वो उनके क्षेत्र के जो डॉक्टर्स होते हैं वो उनको बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छे से उनका ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी अच्छे से उनको जो डॉक्टर होते हैं वो ट्रीट करते हैं एंड काफ़ी अच्छे उनको एक्चुअली डॉक्टर भी मिलते हैं। तो ये होता है स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस के अंतर्गत। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कोप। हम पढ़ चुके हैं स्वास्थ्य देखभाल के बारे में, जिसमें हमने भारत में प्रोवाइड कराने जाने वाली 3 सेवाओं के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज़ प्राइमरी हेल्थ सर्विस, सेकेंड इज़ सेकेंडरी हेल्थ सर्विस एंड थर्ड इज़ स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विस। अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप, यानी कि अगर आप जन पोषण से संबंधित आगे कंटिन्यू करते हैं या इसके विषय में यदि आपकी ज़्यादा रुचि है तो आप किन किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। तो पहला है आपका जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्नलिखित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, जिसमें से जैसे वह सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जो विकासात्मक जो कार्यक्रम है उसमें काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि समय समय पर गवर्नमेंट कितने सारे कार्यक्रम लॉन्च करती है, टीबी से संबंधित या अन्य बीमारियों से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित। तो क्या होता है, अगर जिन लोगों की भी इसमें रुचि है वो उसमें भी काम कर सकते हैं। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे यूनिसेफ, ऑक्सफैम, डेफिड, FAO, WHO या फिर USAID इत्यादि में भी कार्य कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उसके कितने सारे ऑप्शंस है, वो इन सारी चीज़ों में काम कर सकता है। तो ये स्कोप है, अगर कोई बच्चा इसमें इंटरेस्टेड है, अगर वो जाना चाहता है तो इन सारी चीज़ों को वो देख के इसमें और उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो और जा सकता है। उसके बाद जन सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ अपनी शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर राष्ट्रीय समेकित
बाल विकास सेवाओं जिसे ICDS में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें पोषण विशेषज्ञ अपनी जो शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर आप किस में काम कर सकते हैं, राष्ट्रीय समेकित बाल विकास जो योजनाएं हैं, क्योंकि आप उसमें देखेंगे, आप उसमें भी सजेशंस देंगे, आपने जो भी स्टडी की होगी कि बच्चों की अगर हमें उनका विकास करना है तो कौन कौन से पोषक तत्व किन किन आहारों को शामिल किया जाना चाहिए, उनको किस प्रकार का पोषण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनका जो विकास है वो संपूर्ण तथा सर्वांगीण तरीके से हो सके। तो इसी के साथ हमारा होम साइंस का चैप्टर नंबर जो 3 है, जन पोषण तथा स्वास्थ्य, कंप्लीट होता है। उसके सभी टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका कोशिश करूँगी कि जवाब दे सकूँ। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब नाउ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय बाय।